हेलो फ्रेंड्स, आते हैं हॉर्टिकल्चर पे। निम्रा सुंदा से हॉर्टिकल्चर का रिवीजन करते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हॉर्टिकल्चर, मतलब हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कुछ। तो कॉलीफ्लावर के एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? कर्ड। ये जरूर याद रखिएगा, कॉलीफ्लावर के एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? कर्ड। और ये जो ब्लांचिंग है वो किस वेजिटेबल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? कॉलीफ्लावर के अंदर ही। तो कॉलीफ्लावर में ब्लांचिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ये जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है? मॉलिब्डेनम के डिफिशियंसी से। पूसा रूबी किसका वैरायटी है? टोमेटो का वैरायटी है। स्वर्ण रूपा इज द अर्ली वैरायटी ऑफ लीची। अर्ली वैरायटी मतलब इसको हम थोड़ा पहले लगा देते हैं, अर्ली मतलब पहले। पजेरो इज़ द वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरी। तो जो स्ट्रॉबेरी के पजेरो है वो स्ट्रॉबेरी की वैरायटी है। और बोलेरो इज़ द वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड। तो पजेरो बोलेरो तो दोनों गाड़ी का नाम है, मतलब फोर व्हीलर का नाम है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यहीं से पूछ लेंगे। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है? बारबाडोस चेरी में। तो अगर हमें नहीं मालूम होता है बारबाडोस चेरी बारे में तो हम वहाँ पे आंवला टिक कर देते हैं। आंवला जो है वो बारबाडोस चेरी के बाद आता है। और कट फ्लावर के लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? इंपोर्टर मतलब कौन कट फ्लावर, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कट फ्लावर को अपने कंट्री में मतलब दूसरे देशों से मंगाती है? वो है जर्मनी। तो कट फ्लावर के इंपोर्टर कौन है सबसे ज़्यादा? जर्मनी। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो क्या है? आम्रपाली। और ये कैलिफोर्निया पेपर सेल। कैलिफोर्निया पेपर सेल किसका वैरायटी है? एलमंड की वैरायटी है। फिर आते हैं रोज़ के फ्रूट को क्या बोलते हैं, मतलब गुलाब के फ्रूट को क्या बोलते हैं? हिप्स। और ओकरा के फ्रूट को क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और कोकोनट फैट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? लॉरिक एसिड होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और कोकोनट को किससे प्रोपेगेट करते हैं? सीड्स से, मतलब बीज से कोकोनट प्रोपेगेट होता है। और मैंगो को मोस्टली किस चीज़ से प्रोपेगेट करते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग से। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? कैट कैन। और ये जो ब्लैक हार्टा पोटैटो है वो किस वजह से होता है? वो ऑक्सीजन के डिफिशियंसी से होता है। तो ब्लैक हार्टा पोटैटो में क्या होता है? जैसे ये पोटैटो है, तो इसको जब हम कट करते हैं, जब हम नाइफ से पोटैटो को कट करते हैं, इस तरह से कट करते हैं, तो इसके जो सेंटर में ब्लैक कलर का दिखता है कुछ, आपने देखा होगा कभी पोटैटो को कट करते वक्त, तो वो ऑक्सीजन के डिफिशियंसी से हो जाता है। पूसा स्नोबॉल किसका वैरायटी है? पूसा स्नोबॉल है कॉलीफ्लावर की वैरायटी। और फ्रूट प्रोडक्शन में, पूरे वर्ल्ड में फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया का कितना शेयर है परसेंटेज में? तो वो है 10%। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजर, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग याद रखिए, पार्थिनोकार्पी। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये है एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे क्या था, जैसे इन दोनों में पूछ देता है तो हमें डिफिकल्टी होती है। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो है पार्थिनोकार्पी। और अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो है एपोमिक्सिस। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलियोरोजिन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जो ओलियोरोजिन है वो किसके अंदर पाया जाता है? चिल्ली से। चिल्ली मतलब मिर्च। केसर सेफ्रॉन, जो केसर होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो है इरीडीसी। इरीडीसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन इज, मतलब अगर हम शुगर को प्रिजर्वेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना रखेंगे? 60 से 70%। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए मैंगो की कौन सी वैरायटी यूज करते हैं? अम्रपाली। क्यों? क्योंकि ये बहुत डॉर्फ वैरायटी है, तो हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर सकते हैं। हाई डेंसिटी मतलब वो छोटा छोटा, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए इसे, तो हम 1 हेक्टेयर के अंदर बहुत ज़्यादा अम्रपाली पेड़ लगा सकते हैं। और मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप कौन सा है? वो है डेट पाम। सॉल्ट टॉलरेंट मतलब जो सॉल्ट के टॉलरेट कर ले, सॉल्ट वाले सॉइल में भी अच्छा खासा ग्रोथ कर ले। और किस हार्मोन को फ्रूट रिपनिंग हार्मोन कहते हैं? वो है इथिलीन। तो फ्रूट को पकाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? इथिलीन। और ए फॉर्म ऑफ ब्लू प्रूनिंग टू अबाउट 2 मीटर अबाउट 2 स्टेम इज कॉल्ड पोलार्डिंग। पोलार्डिंग क्या है? मतलब जैसे ये हमारा पेड़ है, जैसे ये पेड़ है, तो यहाँ पे कुछ स्टेम होंगे, ये पेड़ बहुत बड़ा है मान लीजिए, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें थोड़ा कम प्रूनिंग, उतना हैवी नहीं करते हैं, केवल यहाँ से सरफेस से 2 मीटर तक, हम 2 मीटर तक जितने भी स्टेम होंगे सबकी प्रूनिंग करते हैं, सबकी कटाई छटाई करते हैं। तो बेर की अर्ली वैरायटी कौन सी है? गोला। और डेसिडुअस प्लांट अगर हमें लगाना है तो प्लांटिंग सीजन सबसे बेस्ट कौन होगा? जनवरी फरवरी। फिर एक आता आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, द वैरायटी ऑफ डेट पाम इज यूज्ड फॉर ड्राई डेट्स, मतलब छुहाड़ा के लिए, छुहाड़ा बनाने के लिए
सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी कौन सी है, वो है हलावी। ये हलवाई हलवाई से हलावी नहीं है, ये है मेदजुल एंड सगाई। मेदजुल एंड सगाई, MEDJOOLSAGAI। ये दो वैरायटी हैं जो कि डेट पम्प, अगर हमें डेट पम्प से मतलब छुहाड़ा बनाना है ड्राई डेट्स करके, तो उसके लिए बेस्ट वैरायटी है, ये हलावी नहीं होगा। फिर आते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो मोस्टली किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो मोस्टली एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे हमने विटामिन सी वाले ले लेते हैं, संतरा ले लिया, या फिर कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, सेब आम ले लिया, सेब ले लिया, वो सब एसिडिक नेचर के होते हैं। और बारादारी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर किसका है, तो मुगल गार्डन का है। और पाइनएप्पल के फ्रूट को क्या बोलते हैं, सोरोसिस। तो सोरोसिस में कौन से फ्रूट्स आते हैं जो जिसमें थोड़ा कांटा टाइप का रहता है, जो थोड़ा चुभते हैं हाथ पे, उसे हम सोरोसिस फ्रूट बोलते हैं। फिर क्या है, द मीन्स ऑफ बुलबिल्स विच क्रॉप इज प्रोपेगेटेड, मतलब बुलबिल से हम, बल्ब से हम किस क्रॉप को प्रोपेगेट करते हैं, तो वो है गार्लिक। बुलबिल्स को और क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं। एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो अबार्शन। तो जो हम बनाना खाते हैं वो सीडलेस किसकी वजह से होता है, तो वो है एम्ब्रियो अबार्शन की वजह से। मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है कोकोनट प्लांटेशन के लिए मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और विच इज़ लेट रिपनिंग कल्टीवार ऑफ बेर, तो बेर की लेट वेराइटी कौन सी है, उमरान। तो उमरान जो है वो बेर की सबसे लेट वेराइटी है। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाना चाहें, एक्सक्लूड करना चाहें किसी प्रोसेस से, या मतलब अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना है किसी सरफेस से या फिर कहीं से भी हटाना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसेप्सिस। और अगर हम किसी वेजिटेबल की ऑफ सीजन में प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग। मतलब हम फोर्स करके हम वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं। ऑफ सीजन मतलब जैसे कैरेट है, गाजर है, वो ठंडी में आता है और उसे गर्मी में लगा यूज प्रोडक्ट गर्मी में उसे लगाना चाह रहे हैं, तो वो वेजिटेबल फोर्सिंग में आ जाएगा। और ये जो अल्फांसो वैरायटी है वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, उत्तर प्रदेश में, यूपी। कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव फॉर कलरलेस फ्रूट्स, तो जो कलरलेस फ्रूट्स होते हैं उसमें सबसे कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या यूज करते हैं, KMS। अभी KMS क्या है ये भी अभी हम आगे देख लेंगे। सेड लविंग एनुअल फ्लावर प्लांट कौन सी है, सल्विया। मतलब कौन सी ऐसा प्लांट है जिसे छाया पसंद है, वो है सल्विया। कॉमन कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ टेबल पी इन इंडिया, मतलब टेबल पर्पज़ के लिए इंडिया में कौन सी पी की वैरायटी हम यूज़ करते हैं, बोनी विल्ली। ये बहुत ही अच्छा नाम है, देख के लग रहा है, तो ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि टेबल पर्पज़ के लिए मतलब खाने पीने के लिए हम कौन सी पी की वैरायटी यूज़ करते हैं, वो है बोनी विल्ली। और ये क्रिसेंट क्या है, ये फ्लावर अरेंजमेंट। तो क्रिसेंट को हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जानते हैं, क्रिसेंट के लिए। और सेफ्रॉन मतलब केसर को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा से। तो जो हम सेफ्रॉन खाते हैं, केसर खाते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, स्टाइल और स्टिग्मा से। और ग्रेप्स को जनरली कहाँ मतलब कैसे ड्राई करते हैं, तो वो सन के मतलब जो सनलाइट होती है उसके प्रेजेंस में हम ग्रेप्स को सुखाते हैं। और ये जो सागो है, साबूदाना, उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो साबूदाना जो होता है कसावा से बनता है, मतलब या फिर टोपियोका, इनके रूट से बनता है। और टी को कॉमनली किससे प्रोपेगेट करते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग से। डेट पम्प की ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इराक। ओरिजिन प्लेस मतलब क्या हुआ, जैसे वहाँ पे डेट पम्प बहुत पहले से पाया जाता है और वहाँ पे डेट पम्प का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे डेट पम्प सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और स्पेसिफिक रिकमेंडेड फॉर पूसा नन्हा, तो जो पूसा नन्हा है उसकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। और लीची में जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसमें वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, तो वो है बिहार। और तो कौन सी ओनियन वैरायटी है जो कि येलो कलर की है और एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश में भेजने के लिए ये अच्छा है, तो वो है फूले सोनाना। ये क्या है, सुवर्णा। ये क्या है, येलो कलर की वैरायटी है और एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट है। और ये जो सिट्रस फ्रूट में हार्ड फ्रूट होने का कारण क्या है, बोरॉन डिफिशियंसी। तो जो भी हार्ड फ्रूट से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं वो ज़्यादातर बोरॉन की डिफिशियंसी से होते हैं। तो बेल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, बेल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन B2, मतलब राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन क्या है, विटामिन B2 का ही केमिकल नाम है। और लीव्स ऑफ बेल, जो BAEL, लीव्स ऑफ बेल
तो मतलब बेल के जो पत्तियां हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस ये सब के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब धार्मिक चीज़ों के लिए। और ये जो हमारे भगवान शंकर जी हैं, लॉर्ड शिवा, उनको ये चढ़ाने के काम आता है। तो महाशिवरात्रि के समय जैसे चढ़ाते हैं वही उसे वही बात किया गया है। तो फिग रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? फिग रस्ट किस ऑर्गेनिज्म से होता है? यह है सेरोटोलियम फीसी। सेरोटोलियम फीसी। पीच कर्ल पीच लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाई फंगस। तो जो पीच लीफ कर्ल है वो मतलब पीच मतलब एक पीच जो फ्रूट का प्लांट है उसमें उसके जो लीफ कर्लिंग हो जाती है वो किस फंगस से होता है? वो है टेफ्रीना डिफॉर्मेंस। टेफ्रीना डिफॉर्मेंस की वजह से होता है। और ये जो संजोस स्केल है ये किसी इंसेक्ट का नाम है। वो किस फ्रूट का सीरियस पेस्ट है? वो है एप्पल का। कॉफ़ी रस्ट किस ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है? हेमिलिया वास्टाट्रिक्स। ये फिर आते हैं केंट। केंट म्यूटेंट वैरायटी है कॉफ़ी का। फिर देखते हैं रेखा, स्वर्णा रेखा और रजत रेखा, ये किसकी वैरायटी है? ये ट्यूबरोज़ की वैरायटी है। ट्यूबरोज़। तो ये यहाँ पे ट्यूबरोज़ जो है ये रोज़ नहीं है, ये गुलाब नहीं है, ये कुछ दूसरा ही अलग सा पौधा है। आप लोग देख लीजिएगा, ये ट्यूबरोज़ की वैरायटी है। और पॉलीम्ब्रोनी प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप। तो जो पॉलीम्ब्रोनी है वो किस किस फ्रूट में पाया जाता है? मैंगो, सिट्रस, जामुन। और अगर जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट द्वारा होता है तो उसे क्या बोलेंगे? इंटोमोफिलस। मतलब अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटोमोफिलस। और मैंगो में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? हाउस फ्लाइज के द्वारा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है हाउस फ्लाइज का? अलुस्का डोमेस्टिका। पॉलिनेशन इन फिग, जो फिग होता है अंजीर, उसमें पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है? फिग वाइस्प। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्लास्टोफेगा पेंस। ब्लास्टोफेगा पेंस की वजह से। और ऑयल पाम में पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है? विविल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इलेइडोबियस स्पीसीज। इलेइडोबियस स्पीसीज। तो अगर साइंटिफिक नेम याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, नेट 2013 में तो पूछे ही थे। और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ इसबगोल और सर्पगंधा क्या है? इंडिया। मतलब इसबगोल और सर्पगंधा इंडिया का ही ओरिजिन है। और सेंटर ऑफ ओरिजिन बेल, फालसा, कागजी लाइम कहाँ है? ये भी है इंडिया। और ऑर्चिड का भी ओरिजिन कहाँ है? वो भी इंडिया ही है। और ये जो डबल सेंचुरी है वो किस क्रॉप की वैरायटी है? किस फ्रूट की वैरायटी है? कोकोनट की। तो डबल सेंचुरी किसकी वैरायटी है? कोकोनट की। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड मैंगो स्टीन। ये मैंगो नहीं है, ये एक फ्रूट का नाम है मैंगो स्टीन। ये सबसे फाइनेस्ट फ्रूट होता है। डायोसियस फ्रूट प्लांट कौन कौन से हैं? पपाया, डेट पाम, ग्रेप। डायोसियस मतलब क्या होता है? जिसके मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। गाइनोडाइसियस फ्रूट कौन सा है? फिग। फिर ये क्या है? पॉलू पॉलू बीटल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लॉन्गिटर्सस निग्री पेनिस। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये किस क्रॉप में लगता है? ये है ब्लैक पीपर में। ब्लैक पीपर में ये लगता है। और स्वीट पोटैटो में कौन सा पेस्ट विविल होता है? साइलस फॉर्मिकेरियस। तो ये स्वीट पोटैटो में लगता है, मीठे आलू में जो लाल कलर का होता है। और फिर आते हैं पूसा चिकनी। ये किसकी वैरायटी है? स्पंज गार्ड की वैरायटी है पूसा चिकनी। और अगर हम गार्लिक में प्लांटेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्लोव। गार्लिक का क्लोव यूज़ करते हैं। तो पर हेक्टेयर अगर हमें लगाना है गार्लिक तो कितना केजी क्लोव चाहिए? 500 केजी क्लोव चाहिए। ककम्बर का नेटिव क्या है? कौन सी कंट्री है? इंडिया। वाटरमेलन का ओरिजिन क्या है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। फिर आते हैं स्पंज गॉड का साइंटिफिक नेम क्या है? लूफा सिलेंड्रिका। और जो रोज़ है, गुलाब है, उसमें मोस्ट सीरियस डिजीज़ कौन सा लगता है? डाईबैक डिजीज़। और टिश्यू कल्चर सबसे ज़्यादा किस में करते हैं? ऑर्चिड में। एनुअल फ्लावर ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? ये गोमफ्रीना। ये पता नहीं क्या है, इसको याद कर लीजिए। पॉपुलर क्लाइंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन ये क्या है? ग्लोरियोसा सुपरबा। ग्लोरियोसा सुपरबा। तो क्लाइंबर मतलब क्या होता है? जो मतलब चढ़ जाते हैं, जैसे छत हमने नीचे लगाया और वो पेड़ पे या फिर छत पे चढ़ जाती हैं, उसे बोलते हैं क्लाइंबर। एनुअल फ्लावर सूटेड फॉर प्लांटिंग इन शेड। तो शेड में कौन सा एनुअल फ्लावर है प्लांट करने के लिए बेस्ट? ये है सिनरेरिया।
बहुत गंदा गंदा नाम है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। करौंदा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन। तो आयरन के अंदर सब आयरन किस में पाया जाता है? करौंदा में। फिर आते हैं मरून। मरून किसकी वैरायटी है? करौंदा की वैरायटी है। तो ये जरूर याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और जो मैंगो में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज लगती है किसकी वजह से? ओइडियम मैंगी फेरी की वजह से लगती है। ये फंगस है एक। और ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड किसको कंट्रोल के लिए यूज होता है? मैंगो मालफॉर्मेशन के लिए। तो मैंगो मालफॉर्मेशन क्या होता है? ये आप लोग देखे ही होंगे, फ्लावर जैसा पूरा दिखने लगता है पेड़ पे जो। और फिर आते हैं वेजिटेबल विच इज़ नोन एज मल्टीविटामिन ग्रीन्स। तो कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जिसे हम मल्टीविटामिन ग्रीन्स कहते हैं? मतलब उस वेजिटेबल में विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वो कौन सा है वेराइटी है, मतलब वेजिटेबल है? चेकर मेनिस। चेकर मेनिस है वो। और किस फ्लावर अरेंजमेंट में फ्रूट फ्लावर और फोलियज को यूज करते हैं? ये है मोरी मोना फ्लावर अरेंजमेंट में हम फ्रूट फ्लावर फोलियज तीनों को यूज करते हैं। और क्लो कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? फ्लावर। मतलब जो क्लोव है, मतलब क्लोव मतलब क्या होता है? लौंग। तो लौंग को हम प्लांट के किस पार्ट से कलेक्ट करते हैं? फ्लावर। मतलब फूल से हम क्लोव को ऑब्टेन करते हैं, लौंग को। हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस विच टाइप ऑफ फ्लावर इन बॉटल गार्ड? तो यह है मेल। मतलब अगर हाई टेम्परेचर होता है तो बॉटल गार्ड मतलब लौकी में कौन सा फ्लावर ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होगा? वो है मेल, मेल फ्लावर। प्लांटिंग सिस्टम इनेबलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन ऑर्चर्ड? हेक्सागोनल। इसका मतलब क्या है? कौन सा ऐसा प्लांटिंग सिस्टम है जो जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट आ जाते हैं? तो वो है हेक्सागोनल। अभी ये क्या है इसके बारे में आगे देखते हैं। और ये क्रिकेट बॉल एंड मुरब्बा, ये सबसे पॉपुलर वैरायटी किसकी है? सपोटा की। तो ये जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में। फिर आते हैं क्या है? स्कारलेट गोल्ड और रेड फूजी। स्कारलेट गोल्ड और रेड फूजी ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं किस क्रॉप की? एप्पल की। और स्प्राउटिंग मतलब ओनियन में द केमिकल यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ओनियन। तो जब हम ओनियन को स्टोर करते हैं, स्टोरेज कोल्ड कोल्ड मतलब कोल्ड स्टोरेज में, तो उसमें स्प्राउटिंग होने लगती है। तो उसको उस स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम? मैलिक हाइड्राजाइड। मतलब वो अंकुरित ना हो पाए इसके लिए हम उसे ये यूज करते हैं। ये जो रयान है वो किस मतलब किस फ्रूट के लिए रूट स्टॉक का बढ़िया काम करता है? सपोटा के लिए। तो ये जो रयान वाला क्वेश्चन है वो इस बार के 2022 के यूपी कैटेट के एग्जाम में पूछा गया था, MSCAG वाले में। और मैंडरीन और स्वीट ऑरेंज के लिए सबसे बढ़िया रूट स्टॉक क्या है? रंगपुर लाइम। तो रूट स्टॉक से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। टी मस्कीटो बग ये सबसे सीरियस पेस्ट किसका है? यह है कैसिव का। और कॉफ़ी बेरी बोरर ये किसका सबसे खतरनाक पेस्ट है? यह है कॉफ़ी का, नाम में ही रखा है। तो यहाँ पे कॉफ़ी बेरी बोरर के नाम से नहीं देंगे, आपको देंगे हाइपोथेनिमस हेम्पी। हाइपोथेनिमस हेम्पी किसका सीरियस पेस्ट है? तो वो होगा कॉफ़ी का। इसी तरह से टी वाले में भी साइंटिफिक नेम से याद रखिएगा। टी मस्कीटो बग का साइंटिफिक नेम क्या है? हेलोपेल्टिस एंटोनी। नाम तो भाई गंदा है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। ट्रिमिंग क्या है? रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड प्लांट पार्ट्स जनरली प्रैक्टिस। मतलब ये इसमें जो प्लांट में कुछ अनडिजायर्ड पार्ट्स होते हैं उसको हम रिमूव करने के प्रोसेस को ही ट्रिमिंग कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा किस में करते हैं? रोज़ और मेरीगोल्ड में। ब्रोमेलिन ये जो ब्रोमेलिन इंजाइम है वो किस फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है? पाइनएप्पल से। और जो फ्रूट्स में एरोमा एरोमा मतलब जो महक होता है वो कौन से कंपाउंड की वजह से आता है? ईस्टर्स की वजह से। और ये जो एसिड कंटेंट होता है वो किस चीज़ की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है? वो है जेली प्रिपरेशन में एसिड कंटेंट बहुत सही मात्रा में होना चाहिए। तो ये डोमेस्टिक क्वारंटीन इंडिया एग्जिट फॉर संजोस स्केल। डोमेस्टिक क्वारंटीन मतलब ये हमारे देश से बाहर ना जा पाए, इसलिए हम ये संजोस स्केल जिस भी फ्रूट में लगता है हम उसे बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब उसके लिए हम एक लीगल गाइडलाइंस कुछ फॉलो किया जाता है। इन द ग्राफ्टिंग अपर पार्ट ऑफ स्टेम इज नोन एज सायन। तो जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? सायन। ओनियन में बोल्टिंग किस वजह से होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से। और हैंड पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा किसमें किया जाता है? डेट पाम में। मतलब अपने हैंड से हम अपने हाथ से पॉलिनेशन कराते हैं। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक एनर्जी किस में पाई जाती है? वॉलनट में, जिसके अंदर मैक्सिमम फैट भी होता है। और ये होगर्थ कर्व क्या है?
होगर्थ कर्थ को हम लाइन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, होगर्थ कर्थ को हम लाइन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। क्या है इस पर ध्यान मत दीजिए, याद कर लीजिए। और अगर पूछता है एग्जाम में फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड इज, तो वहाँ पे एवोकाडो टिक करेंगे। ऑर्चिड को हम किस चीज़ से प्रोपोगेट करते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन से। और कौन सा ऐसा फ्रूट है इंडिया में जिसका कि प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में? तो वो है पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल से हम प्रोसेसिंग करके बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को। और ये पगोड़ा, ये किस चीज़ का नाम है? जापानीज़ मोनूमेंट को हम पगोड़ा बोलते हैं। और जेली में रेड कलर का होने का क्या कारण है? चेयरिंग ऑफ शुगर कैन। तो शुगर के चेयरिंग से क्या बनता है? जेली रेड कलर का। विस्टा विजन इज ए थीम फॉर लैंडस्केप। तो ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जिसके सभी पार्ट्स को हम खा सकते हैं? वो है विंग्ड बीन। तो जो विंग्ड बीन होता है उसके हम सभी पार्ट्स को खा लेते हैं, मतलब इसके पत्तियां भी खाने लायक होता है, और इसके जो पॉड्स हैं, मतलब जो भी होते हैं सबको खा सकते हैं हम। और पॉइंटेड गाउट्स में कौन सा सेक्स फॉर्म पाया जाता है? डायोसियस। और ककम्बर में कौन सा पाया जाता है? मोनोसियस। द बेस्ट साइट फॉर द सीड प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट टाइप ऑफ वेराइटीज इज, मतलब अगर हमें टेम्परेट वाली वेराइटीज़, मतलब वेजिटेबल के टेम्परेट वाली वेराइटीज़ को अगर हमें लगाना है, तो उसके लिए सीड प्रोडक्शन के लिए अगर हमें लगाना है, तो इस सबसे बढ़िया साइट कौन सा होगा? वो हिल्स एरिया होगा। लेट्यूस के एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? लीफ। और पार्सले के एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? लीव्स। सिलेरी के कौन सा हम पार्ट्स खाते हैं? लीफ स्टॉल खाते हैं हम उसका। एस्पेरेगस क्या है? एस्पेरेगस पेरेनियल क्रॉप है। पेरेनियल क्रॉप क्या होता है? जो मतलब एक साल से ज़्यादा बार हम, एक सीजन से, 2 सीजन से ज़्यादा हम, 2 सीजन से ज़्यादा टाइम लग जाता है उसे होने में। और एस्पेरेगस का एडिबल पार्ट क्या होता है? अंडरग्राउंड यंग सूट, जिसको हम स्पीयर्स बोलते हैं। और सेक्स रेशियो इन कुकुरबिट्स इज मॉडिफाइड बाय सिल्वर नाइट्रेट। तो शुगर कुकुरबिट्स में जो सेक्स रेशियो होता है उसे हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट से। तो ये बोल्टिंग क्या है? बोल्टिंग में क्या होता है कि जो सीड स्टॉक होता है, मतलब जो हरे कलर का ओनियन में स्टेम बनता है, वो उसे जब बनना चाहिए, जिस समय उसे बनना चाहिए, मतलब टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब जिस स्टेज पे उसे बनना चाहिए, उससे वो पहले इमर्ज हो जाता है। तो इस अगर सीड स्टॉक पहले बन जाएगा तो होगा क्या कि जो मेन हमारा ओनियन है, प्याज हमको चाहिए, तो जो ओनियन है वो छोटा बनेगा या फिर अच्छा नहीं बनेगा, तो इससे ओनियन के प्रोडक्शन में घाटा हो जाता है। फिर ब्लाइंडनेस क्या है? ब्लाइंडनेस जो होता है वो कोल क्रॉप में होता है। इसमें क्या होता है? कर्ड का अब्सेंस, मतलब जो कोल क्रॉप्स के फ्रूट्स को कर्ड बोलते हैं, तो कर्ड हो सकता है उसमें ना हो, या फिर हेड इन कोल क्रॉप्स, मतलब कर्ड या फिर हेड, ये सब नहीं बनते हैं। जो फ्रूट वाले पार्ट हैं वो कोल क्रॉप में नहीं बनते हैं। बटनिंग क्या है? ये कॉलीफ्लावर में होता है, और इसमें क्या होता है? स्मॉल कर्ड का फॉर्मेशन होता है। कॉलीफ्लावर के फ्रूट को हम कर्ड बोलते हैं, तो इसमें ये स्मॉल कर्ड की वजह से, मतलब किसकी वजह से होता है ये? नाइट्रोजन के डिफिशेंसी से। तो बटनिंग इन कॉलीफ्लावर किसकी वजह से है? नाइट्रोजन की डिफिशेंसी से। वेजिटेबल में हम ब्लांचिंग क्यों करते हैं? इंजाइम की एक्टिविटीज़ को इनएक्टिवेट करने के लिए। और कैरेट के सीड को क्या बोलते हैं? स्कीजो कार्प। और जो कैरेट है उसमें फॉर्किंग, ये किस वजह से होता है? ये होता है कॉम्पैक्ट साल और अनडिकम्पोज्ड एफआईएम की वजह से। तो जो हम एफआईएम ऐड कर रहे हैं वो टोटली डिकम्पोज्ड हो, तब हम उसमें ऐड करेंगे तो फॉर्किंग नहीं होगी। और अगर हमें मस्क मेलन को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करना है तो किस स्टेज पर, हार्वेस्टिंग स्टेज पर करेंगे? हाफ स्लीप स्टेज पर हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। और ओनियन में पॉलिनेटिंग एजेंट सबसे ज़्यादा किससे होता है? वो हनी बीज से होता है। और वाटरमेलन में सेक्स फॉर्म क्या है? मोनोशियस। हाइब्रिड टोमेटो का सीड रेट कितना है? 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। ककम्बर की ओरिजिन कहाँ हुई है? इंडिया में। और कौन सा ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स का रैपिड डिटीरियोरेशन होता है, मतलब रैपिड बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं? वो है रेस्पिरेशन प्रोसेस से। और क्यूमिन में सीरियस डिजीज़ कौन सा है? विल्ट। सुगरी डिजीज इज कॉमन इन फिनल इज कॉज्ड बाई वायरस। तो फिनल मतलब सॉफ में सुगरी डिजीज किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। विटामिन सी किस तरह काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट का। पोटैटो में जो ट्यूबराइजेशन होता है उसे 100 डे लेंथ चाहिए होता है। और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि फ्रूट क्वालिटी को बढ़ाता है? फ्रूट क्वालिटी को बढ़ाता है, वो कौन सा है?
बोरॉन। और ये नॉलखोल, ये एक वेजिटेबल है। ये किसका एडिबल पार्ट है? इसका एडिबल पार्ट क्या है? सोलन स्टेम। सोलन स्टेम मतलब नॉब, इसका एडिबल पार्ट है। और ओनियन वैरायटी सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन। तो जब हमें डिहाइड्रेशन होता है तो कौन सी ओनियन वैरायटी उसमें हम खाएंगे तो ठीक हो सकते हैं? तो वाइट कलर वाला जो ओनियन होता है वो। एंटी फंगल फैक्टर इन ओनियन, तो ओनियन में कौन सा एंटी फैक्टर पाया जाता है? कैटकॉल। और प्रोसेसिंग के समय, मतलब किसी चीज़ की प्रोसेसिंग के समय कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा लॉस्ट होता है? वो है विटामिन सी। रूटा बागा इज ए मैन मेड वेजिटेबल। ये जो रूटा बागा है ये एक मैन मेड वेजिटेबल है, मतलब हम लोग साइंटिस्ट लोग इसे खुद से बनाए हैं। किस किसका क्रॉस करके? ब्रेस्का ओलेरेशिया और ब्रेस्का नेपास का क्रॉस करके। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किस में देखने को मिलता है? मैंगो, आंवला, एप्पल, एलमंड, चेरी। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? इसके इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए कुछ बता दे रहे हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से लेके। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि जो प्लांट है, जैसे ये प्लांट है कोई, इसका जो पॉलन है, मतलब पॉलन, ये खुद के फ्लावर को नहीं फर्टाइल कर पाता है। खुद के मतलब स्टिग्मा को, फीमेल फ्लावर को नहीं फर्टिलाइज कर पाता है। मतलब सेल्फ खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। और दूसरे को कर सकता है, मतलब दूसरा कोई प्लांट है उसको कर सकता है, लेकिन खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। पॉलिन इसका फर्टाइल होता है, लेकिन खुद के फ्लावर को फर्टाइल नहीं कर सकता है। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या करता है? कैसिव प्रोसेसर। प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग भी किसका होता है? कंज्यूमर। तो सबसे ज़्यादा खाता क्या है? एंड एक्सपोर्टर। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस प्रोडक्ट का करता है? कैसिव का, वर्ल्ड में। मतलब कैसिव इंडिया में प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, उससे प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट भी बनते हैं, कंज्यूम भी किया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है कैसिव को। तो जो टी है, चाय है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? असम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में। ये परसेंटेज मत याद कीजिए, परसेंटेज जरूरी नहीं है। फिर कुछ हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट देखा जाए तो सबसे पहला क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ है? ये है लखनऊ में, यूपी। तो इसे कैसे याद करना है? कुछ कुछ देख लिया जाए, सभी में ट्रिक मत लगाइएगा, ट्रिक याद नहीं होता है, ट्रिक भूल जाता है एग्जाम में। तो जो हमारा यूपी है वो सब ट्रॉपिकल में आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और जो लखनऊ है वो यूपी में है, तो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ होगा? वो लखनऊ में। और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ है? यह श्रीनगर। तो टेम्परेट मतलब क्या होता है? टेम्परेट मतलब ठंडी प्रदेश। तो श्रीनगर क्या है? ठंडा प्रदेश है, तो टेम्परेट वाला श्रीनगर में हो जाएगा। और सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में, ये केरला में, केरला की एक क्या बोल सकते हैं, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है कुछ है, वहाँ ही पाया जाता है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह है केसारगोड, जो कि केरला में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुफरी है। तो पोटैटो की वैरायटी क्या होती है? कुफरी से रिलेटेड होती है, तो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? कुफरी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ है? यह है बेंगलोर, जो कि कर्नाटका में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कलिकट, केरला में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। एरिड मतलब जहाँ पे बारिश कम होती है, तो राजस्थान में बारिश कम होता है, तो ये एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है? बीकानेर में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर चीकू, यह मुजफ्फरपुर। ये कहाँ? मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ है? यह है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली में है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैश्यू कहाँ है? यह है, बहुत अजीब अजीब नाम है, पुट्टूर में। और ये कहाँ पे पाया जाता है? केरला में। इसमें थोड़ा नाम गलत दिखा है, आप लोग सही कर लीजिएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, ये कहाँ पे है? सिट्रस, ये है नागपुर, महाराष्ट्र। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। फिर आते हैं मशरूम। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम, ये कहाँ है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ है? आनंद, गुजरात में। गुजरात में एक जगह है आनंद, वहाँ पे पाया जाता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन गार्लिक, नासिक, ये है महाराष्ट्र में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड्स, ये गैंगटोक, जो कि सिक्किम में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, अजमेर, राजस्थान में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये है वाराणसी, यूपी में। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ है? गुड़गांव,
हरियाणा में। तो ये सब जितने इंस्टीट्यूट थे उसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर कुछ ऐसे क्रॉप्स देख लिया जाए, प्लांट्स देख लिए जाएँ जो कि ऑर्चर्ड में इंटरक्रॉप के लिए यूज़ होते हैं। इंटरक्रॉप मतलब क्या होता है कि जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये मेन क्रॉप है, ये इंटरक्रॉप है। तो मेन क्रॉप क्या है? मैंगो। इंटरक्रॉप क्या लगेगा? पपाया, गार्लिक। तो जैसे हमने यहाँ पे ये मैंगो लगा दिया, ये मैंगो लगा दिया, इधर भी मैंगो लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा ये जो स्पेस है, ये जो पीले कलर से स्पेस दिखा रहा है ये खाली है, तो यहाँ पे हमने पपाया लगा दिया, पपाया का पेड़ लगा दिया। तो इंटरक्रॉप मतलब खाली जगह को यूज करने के लिए जो हम पेड़ लगा देते हैं उसे इंटरक्रॉप बोल दिए। फिर आते हैं दूसरा, मेन क्रॉप क्या रहेगा? कोकोनट। और इंटरक्रॉप क्या रहेगा? बनाना। और इंडिया किस किस फ्रूट में, मतलब फ्रूट लीडिंग इन एरिया, तो एरिया वाइज कौन से फ्रूट इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है? वो है मैंगो। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज है, एरिया वाइज मतलब एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट कवर करता है? तो यह पहले मैंगो, फिर सिट्रस, फिर बनाना। और अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? तो है बनाना, मैंगो, सिट्रस, सबसे ज़्यादा बनाना है। और वेजिटेबल एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन लेता है? पोटैटो। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया पे प्रोडक्शन किसका होता है? पोटैटो का होता है वेजिटेबल में। और प्रोडक्शन में क्या है? प्रोडक्शन में भी पोटैटो सबसे ज़्यादा है, फिर ओनियन है, फिर टोमेटो है। और किस स्टेट में ओनियन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? वो है महाराष्ट्र। और टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है? तो इसमें फ्रूट के रिपनिंग के कंडीशन पे दो प्रकार से किया गया है। तो फ्रूट का रिपनिंग किसकी वजह से होता है? इथिलीन हार्मोन की वजह से फ्रूट की रिपनिंग होती है। तो इसमें दो प्रकार के हैं फ्रूट के रिपनिंग के हिसाब से, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या है? फ्रूट कैन ड्राइव आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम प्लांट, मतलब अगर हम प्लांट से जब फ्रूट को तोड़ देते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो भी ये जो फ्रूट्स होते हैं वो पकते रहते हैं, इनमें रिपनिंग प्रोसेस चलती रहती है। इसमें जो इथिलीन हार्मोन का प्रोडक्शन है वो भी बनता रहता है, मतलब तोड़ने के बाद भी इथिलीन का प्रोडक्शन होता रहता है फ्रूट में। और रेस्पिरेशन रेट भी इनका तोड़ने के बाद बढ़ता रहता है। तो जैसे मैंगो है, हमने देखा है कि मैंगो तोड़ने के बाद भी पक जाता है। अगर हम कच्चा मैंगो तोड़ते हैं तो भी ये पक जाता है। सपोटा भी है, पपाया भी है, फिग भी है, पीच भी है, बनाना, गुआवा, एप्पल, प्लम, पियर, ये सब याद करना, इसमें कोई ट्रिक मत लगाइएगा, सब ट्रिक गड़बड़ा जाता है एग्जाम में। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या है? ऐसे फ्रूट जो कि तोड़ने के बाद, मतलब पिकिंग करने के बाद पकते नहीं हैं। तो जैसे सिट्रस है, हम अगर इसे ग्रीन स्टेज पे तोड़ लें, अगर ये हरे हैं तभी तोड़ लें, तो सिट्रस जो है पकता नहीं है, ये ख़राब हो जाता है, सूखा जाता है। पाइनएप्पल है, लीची है, ग्रेप है, पोमोग्रेनेट है, बेर है, ये सब तोड़ने के बाद पकते नहीं हैं। अब डे न्यूट्रल प्लांट क्या है? मतलब ऐसे प्लांट जिनको दिन से मतलब नहीं है, ये अपना भाई शॉर्ट डे में है ना लॉन्ग डे में है, इन्हें बस लगा दीजिए आप, ये होते रहते हैं। ये है पपाया, बनाना, गुआवा। और क्लाइमेट के बेसिस पे कितने भाग में इसको डिवाइड किया गया है? ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल में टेम्परेचर कितना होगा? 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में ये ग्रो किए जाएंगे। इनमें कौन कौन से हैं? मैंगो, पपाया, कैसी, बनाना, पाइनएप्पल, कोकोनट। तो इसे याद कर लीजिए। ट्रॉपिकल मतलब जैसे ये जो हमारा इंडिया है, जो नीचे वाले रीजन होता है इंडिया का, ये ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो भी प्लांट ग्रो किए जाते हैं वो ट्रॉपिकल वाले में आते हैं। तो जैसे यहीं से बनाना का ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। और ये टेम्परेट वाले में क्या आएंगे? इसमें आएंगे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आलमंड, स्ट्रॉबेरी ये सब। और ट्रॉपिकल में ये टेम्परेट जो है, टेम्परेचर कितना होगा? 10 से 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ देंगे। फिर आते हैं सब ट्रॉपिकल वाले में, जो जिस रीजन में हम लोग हैं, मतलब यूपी वाले हैं, उसमें टेम्परेचर कितना होगा? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लिख लीजिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं। फालसा, लीची, बेल, सिट्रस, गुआवा, बेर, ग्रेप, डेट पाम, पोमोग्रेनेट और फिग और आंवला, ये सब किस में आते हैं? सब ट्रॉपिकल में। और फ्रूट टाइप के बेसिस पे कुछ हैं। फ्रूट टाइप में सबसे पहला क्या है? बेरी। तो बेरी क्या होता है? जो बेरी, जैसे ये
बनाना है, ग्रेप है, डेट पाम है, पपाया, एरिकानेट, गुआवा, ये सब बेरी में आते हैं। बेरी में क्या होता है कि इनके जो फ्लैश होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब इन्हें ज़्यादा चबाने का जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ ना दांत से मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे बनाना है इसे ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता है। जैसे पपाया है तो पपाया के फ्लैश को हमें ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता है। अगर अच्छा खासा पपाया पका हुआ है तो हम आसानी से खा लेते हैं। अब ये आसानी से खा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कच्चा गुआवा मतलब कच्चा अमरूद का बोल रहे हो, मैं पके अमरूद के बारे में बता रहा हूँ। ड्रूप स्टोन, इसमें गुठली पाया जाता है, इस फ्रूट में गुठली पाया जाता है। जैसे मैंगो है इसमें गुठली पाया जाता है। कॉफ़ी है, आलमंड है, बेर है, कोकोनट है, जामुन है, पोमोग्रेनेट है, नहीं पोमोग्रेनेट नहीं है, पोमोग्रेनेट बलोस्टा में आएगा। बलोस्टा में क्या है? पोमोग्रेनेट। एम्फीसर का क्या है? बेल। इसे बस याद करना है, इसके अंदर क्या है क्या है ये सब ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, यही सब पूछ देंगे। पिपो वाटरमेलन के फ्रूट को बोलते हैं। पोम एप्पल के, हेस्पेरिडियम सिट्रस, साइकोनस फिग, पाइनएप्पल, सोरोसिस। तो सोरोसिस में कौन कौन से आते हैं? सोरोसिस में जैसे जो जो चुभते हैं हम लोग को, जिसमें कांटा कांटे टाइप का होता है, उसे हम सोरोसिस बोलते हैं। जैसे पाइनएप्पल है, जैकफ्रूट, जैकफ्रूट के अंदर भी थोड़ा थोड़ा चुभता है। जैकफ्रूट मतलब कटहल, कटहल में भी थोड़ा कांटा निकला होता है। नट में कौन आते हैं? लीची और कैसिव। स्कीजोकार्प में क्या क्या आते हैं? कैरट, फिर ओकरा और आंवला के फ्रूट को क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और टेमेरिंड के फ्रूट को क्या बोलते हैं? लोमेंटम। और फ्रूट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, इस बेसिस पे फ्रूट को क्लासिफाई किया गया है। देखते हैं क्या क्या है। बेर का हम क्या खाते हैं? पेरिकार्प। पेरिकार्प ये सब क्या होता है पर ये देख लिया जाए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बना दिया ये एप्पल, ये कोशिश कर रहा हूँ एप्पल बनाने का, ये बन गया एप्पल, ये बन गया एप्पल। अब एप्पल के अंदर हम गुठली बना देते हैं, यह है एप्पल के अंदर गुठली। अब ये एप्पल का बना देते हैं छिलका, मतलब यही पास पास में इसके जो, जैसे ये एप्पल के ऊपर ऐसे छिलका टाइप का है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो छिलका वाला पार्ट है, उसे हम एक्सोकार्प बोलते हैं। छिलका वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सो एक्सोकार्प। यहाँ पे आप लोग एक्सोकार्प देख लिए, यह है एक्सोकार्प। और ये जो इसके अंदर फ्लैश होता है, मतलब जिसे हम खाते हैं, उससे क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। MESO, मीजोकार्प इसको बोलते हैं। और ये जो इसका ये अंदर वाला है, एकदम अंदर वाला, उसे बोलते हैं इंडोकार्प, ENDO। तो अब फिर देखते हैं क्या क्या है। तो हम बेर का क्या खाते हैं? बेर का हम पेरिकार्प खाते हैं। तो पेरिकार्प क्या आता है? पेरिकार्प मतलब इंडो, मीजो, एक्सो, तीनों पार्ट खाते हैं, मतलब ये बेर का हम पूरा पार्ट खा लेते हैं। तो ये जो जिस जिस भी फ्रूट का हम पूरा पार्ट खा लेते हैं उसे हम पेरिकार्प फ्रूट बोलते हैं। पपाया मैंगो का क्या खाते हैं? मीजोकार्प। तो मीजोकार्प क्या है? ये जो अंदर वाला है, इसे हम मीजोकार्प बोलते हैं। तो पपाया मैंगो में हम क्या खाते हैं? मीजोकार्प। कोकोनट का क्या खाते हैं? इंडोस्पर्म, तो ये अलग से है, याद कर लीजिए। एप्पल स्ट्रॉबेरी का क्या खाते हैं? थैलमस। बेल का क्या खाते हैं? प्लेसेंटा। लीची का फ्लैसी एरिल, एक भी उससे मैच नहीं हो रहा है, तो ये सब याद करने वाला चीज़ें है, याद कर लीजिए। पाइनएप्पल का क्या खाते हैं? ब्रैक्ट्स। पोमोग्रेनेट का जूसी सीड कोट। सिट्रस का क्या खाते हैं? जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। फिग मतलब अंजीर में क्या खाते हैं? फ्लैसी रिसेप्टिकल। डेली रिक्वायरमेंट मतलब पूरे दिन भर में हमें कितना खाना चाहिए। तो सीरियल्स कितना खाना खा लेना चाहिए एक दिन में? 475 ग्राम। पल्सेस 80 ग्राम। फ्रूट्स 120 ग्राम। वेजिटेबल्स 285 ग्राम तक खा लेना चाहिए, 285 से 300 ग्राम तक खा लेना चाहिए। मिल्क 240 ग्राम तक पी लेना चाहिए। शुगर 40 ग्राम तक खाना चाहिए दिन भर में। शुगर का मतलब चीनी नहीं है, शुगर का मतलब है फ्रूट से शुगर जो हम ऑब्टेन करते हैं वो सब। पता चला आप लोग 40 ग्राम चीनी खाने लगे। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखा जाए, किस फ्रूट में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? उसमें है विटामिन ए, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा मैंगो में पाया जाता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है कितना पाया जाता है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, किस में पाया जाता है बस ये भी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मैंगो में, फिर पपाया में। तो विटामिन ए जो होता है वो जितने भी पीले कलर के फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है।
और वेजिटेबल में बात किया जाए तो बथुआ लीव्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B1 मतलब थायमिन सबसे ज़्यादा कैल्शियम नट में पाया जाता है। वेजिटेबल में बात करें तो चिल्लीज़ में, मिर्ची में। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन में। और विटामिन B2 किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? यह है बेल में, फिर पपाया में। वेजिटेबल में फेनुग्रीक लीव्स में। अब जो विटामिन B1 है वो चिल्ली मतलब मिर्ची में पाया जाता है, तो आप लोग मिर्ची की सब्जी बना के मत खाइएगा। विटामिन C मतलब एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में? बारबाडोस चेरी में, फिर आंवला में। आंवला दूसरे नंबर पे है। वेजिटेबल में कोरिएंडर लीव्स में। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? रेजिन्स डिहाइड्रेटेड ग्रेप में, मतलब जब ग्रेप को सुखा देते हैं उससे पानी निकाल देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट में टोपिएका। प्रोटीन किस्म के है? कैसी नट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन 21.2%। फिर उसके बाद वेजिटेबल में पीस मटर में। फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा किसमें? वॉलनट में। फिर वेजिटेबल में क्या है? पोटैटो। और फाइबर सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? फिग अंजीर में। फ्रूट और वेजिटेबल में पोटैटो। कैल्शियम सबसे ज़्यादा लीची में। वेजिटेबल में अगेथी। फास्फोरस फ्रूट में। एलिमेंट में सबसे ज़्यादा, फिर कैसी नट में। वेजिटेबल में अमरंथस। आयरन ड्राई कोरंदम सबसे ज़्यादा, फिर डेट पाम में। वेजिटेबल में अमरंथस। कैलोरीफिक वैल्यू को देखा जाए तो वॉलनट में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाया जाता है, मतलब एनर्जी के मामले में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? वॉलनट की। और वेजिटेबल में टोपिएका। कुछ मेजर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़ देखा जाए, मतलब न्यूट्रिशन की वजह से डिफिशिय किस न्यूट्रिएंट की वजह से कौन सा डिजीज़ हो जा रहा है क्रॉप में, ये देखा जाए तो बोरॉन की डिफिशियंसी से एप्पल में फ्रूट क्रैकिंग हो जाता है। तो फ्रूट क्रैकिंग से रिलेटेड जो भी होंगे वो बोरॉन की वजह से होते हैं। और बोरॉन की वजह से ही इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ आंवला होता है, मतलब जो आंवला के अंदर इंटरनल पार्ट होता है उसमें नेक्रोसिस मतलब वहाँ के पार्ट मर जाते हैं। और हेन एंड चिकन डिजीज़ ऑफ ग्रेप किससे होता है? बोरॉन से ही होता है। हॉलो हार्ट हर्ट रॉट ऑफ शुगर बीट भी बोरॉन की वजह से होता है। फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमोग्रेनेट, फिर से क्रैकिंग आ गया तो ये भी बोरॉन की वजह से होता है। नेक्रोसिस ब्लैक टिक ऑफ मैंगो भी बोरॉन की वजह से होता है। तो यहाँ देख सकते हैं बोरॉन की वजह से बहुत कुछ हो रहा है डिफिशियंसी से। डाई बैग लिटल लीफ गमोसिस ऑफ सिट्रस, ये कॉपर की वजह से। ब्राउनिंग एंड विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर मॉलिब्डेनम की वजह से। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर भी नाइट्रोजन की वजह से। ग्रे स्पाइक ऑफ ओट या फिर पहला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन मैग्नीज की वजह से। खैरा डिजीज ऑफ राइस या फिर वाइट बर्ड ऑफ मेज, ये किसकी वजह से? ये जिंक की वजह से। कॉजेज ऑफ कलर बिटरनेस इन फ्रूट्स वेजिटेबल, मतलब जो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर कलर या फिर बिटरनेस कड़वापन होने का क्या क्या कारण होता है? तो ये जो पपाया है उसके अंदर येलो कलर किसकी वजह से है? ये कैरिका जेंथिन की वजह से। तो ये सब डाटा याद कर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी कैटेगरी में तो मैक्सिमम पूछा जाता है इन्हीं सबसे, निम्रासुंदा से और अरुण कत्यन से। रेडनेस ऑफ एप्पल, ये किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। टोमेटो को रेड कलर का क्या कारण है? लाइकोपीन है। चिलीज़ के अंदर रेड कलर का क्या कारण है? कैप्सियन कैप्सियंथिन है, कैप्सियंथिन। और चिल्ली के अंदर पंजेंसी मतलब जो थोड़ा कड़वा लगता है, तीखा लगता है, उसका क्या कारण है? कैप्सेसिन। कैरेट के अंदर ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। और कैरेट के अंदर रेड कलर क्यों होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। तो दो तरह के कैरेट होते हैं, ऑरेंज और रेड। टर्मरिक, हल्दी के अंदर येलो कलर का कारण क्या है? करक्यूमिन। बीटर गॉड के अंदर मतलब करेले के अंदर बिटरनेस कड़वापन का कारण क्या है? मेमोडिकोसाइट, बहुत ही गंदा नाम है। और खीरे के अंदर जो कभी कभी कड़वापन आ जाता है वो किसकी वजह से है? कुकुरबिटेशिन। ओनियन के अंदर येलो कलर का कारण क्या है? क्वर्सेटीन। ओनियन के अंदर रेड कलर का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। और ओनियन के अंदर पंजेंसी जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। रेफनेस के अंदर पंजेंसी किसकी वजह से होता है? आइसोसाइनेट की वजह से। मस्टर्ड के अंदर पंजेंसी ग्लूकोसिलेट की वजह से। और गार्लिक के अंदर पंजेंसी किसकी वजह से होता है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड। डाई एलाइल डाइसल्फाइड, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा डाई एलाइल डाइसल्फाइड। और ओनियन में क्या था? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। और जो पोटैटो का ट्यूबर है उसमें ग्रीन कलर का क्या कारण है? सोलेनिन। और जो ग्राम के लीव्स होते हैं मतलब जो चने हैं उसके लीव्स में जो सोर टेस्ट थोड़ा सा कड़वापन लगता है वो किसकी वजह से होता है? मैलिक ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। और पीपर मतलब काली मरीच में पंजेंसी किसकी वजह से होता है? ओलियो रेजिन की वजह से। कैबेज के लीव्स में पंजेंसी किसकी वजह से है? सीनी ग्रीन की वजह से।
और किस फ्रूट को किस नाम से बुलाया जाता है, मतलब किस नाम से वो प्रसिद्ध है, थोड़ा देखा जाए। किंग ऑफ फ्रूट किसे बोलते हैं, मैंगो, मतलब फलों का राजा किसे कहते हैं, मैंगो को, आम को। क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं, लीची को। किंग ऑफ पल्सेस किसे बोलते हैं, ग्राम। क्वीन ऑफ पल्सेस पी, ये सब केवल याद करने वाला चीज़ है, इसमें कुछ बताना है नहीं। क्वीन ऑफ स्पाइसेस क्या है, कार्डमम, इलायची। क्वीन ऑफ फ्लावर किसे बोलते हैं, क्वीन ऑफ फ्लावर बोलते हैं ग्लैडियोलस को। और किसे हम फूड ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब भगवान का खाना, यह है कोकोआ। क्वीन ऑफ बेवरेजेस किसे बोलते हैं, टी को, चाय को। और टेम्परेट फ्रूट का राजा कौन है, एप्पल। बटर फ्रूट किसे बोलते हैं, ये एवोकाडो को बोलते हैं। और एरिड फ्रूट का किंग कौन है, राजा कौन है, बेर। और बेर को और क्या बोलते हैं, पुअर मैंस फ्रूट, गरीबों का फल। और ये कल्प रक्षा किसे बोलते हैं, कोकोनट को। मिरेकल फ्रूट किसे बोलते हैं, चाइना कीवी फ्रूट, मतलब जो चाइना में कीवी होता है उसे कीवी फ्रूट। वाइट गोल्ड किसे बोलते हैं, कॉटन को। सेंचुरी प्लांट किसे बोलते हैं, डेट पाम को। एडम्स फिग किसे बोलते हैं, बनाना। किंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में कौन सा ट्री है जिसे कि राजा बोलते हैं, टिक। फिर आते हैं लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड। तो कैसा, अगर हम कोई ऑर्चर्ड लगा रहे हैं तो उसमें लोकेशन और उसका साइट कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो लोकेशन में क्या क्या होना चाहिए, रिफर्स टू जोग्राफिकल ऑफ द फील्ड इन रिलेशन टू सिटी, मतलब उसके आसपास जो है वो सिटी विटी होना चाहिए, शहर वहर होना चाहिए, जिससे कि हम जो भी ऑर्चर्ड में अपना प्लांट करें उसे तुरंत सिटी में बेच सकें। उसके मतलब पास सिटी, हाईवे, टाउन, ये सब होना चाहिए। साइट ऑफ ऑर्चर्ड प्लेस इन रिलेशन टू टोपोग्राफी, एटीट्यूड, वाटर बॉडी, अदर फैक्टर विच इज अफेक्ट ट्री बिहेवियरिंग। तो जो साइट मतलब क्या है कि जहाँ हम फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे टोपोग्राफी ज़्यादा स्लोपी ना हो, वो अल्टीट्यूड ज़्यादा मतलब हाइट पे ना हो, उसके पास वाटर बॉडी हो, मतलब वहाँ पे वाटर पानी देने की सुविधा अच्छा खासा हो, जो कि वहाँ के प्लांट को, बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइट, इसमें क्या क्या है, लैंडस्कोप। लैंडस्कोप में क्या है कि ये जो हमारा स्लोप है, जो स्लोप है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15% से ज़्यादा का स्लोप हुआ तो वो ऑर्चर्ड के लिए सुटेबल नहीं होगा। अब स्लोप का डायरेक्शन क्या होगा, सदर्न स्लोप रिसीव मोर सनशाइन हैंस प्रोड्यूस अर्ली फ्लावरिंग, सो अर्ली क्रॉप कैन बी टेकन। तो अगर सदर्न स्लोप होता है तो वो उस पर ज़्यादा सनशाइन आएगा, सनलाइट ज़्यादा आएगा, तो जल्दी फ्लावरिंग होगी, तो हम क्रॉप को जल्दी यूज कर सकते हैं। तो स्लोप जो होगा वो सदर्न साउथ रीजन में होगा। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए देखा जाए तो हाई फर्टिलिटी होगा। तो जैसे ये हाई फर्टिलिटी में कौन कौन से क्रॉप आते हैं, मैंगो, सिट्रस, ग्रेप, इन सबको हाई फर्टिलिटी चाहिए। अगर पुअर फर्टाइल क्रॉप है, मतलब पुअर फर्टाइल है सॉयल, तो वहाँ पे कौन सा क्रॉप लगाएंगे, फालसा और आंवला। सॉइल टेक्सचर के हिसाब से देखेंगे तो अगर पपाया बेर लगा रहे हैं तो लाइट टेक्सचर का सॉइल होना चाहिए। लाइट टेक्सचर मतलब सैंडी, लोमी सॉइल, इस तरह का होना चाहिए। ऑर्चर्ड की ट्रेनिंग के लिए देख लिया जाए क्या क्या है। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू डेवलप ए प्रॉपर शेप ऑफ प्लांट केबल ऑफ बेरिंग हैवी लोड क्रॉप लोड। मतलब हम प्लांट के पार्ट्स को इस तरह से रिमूव करेंगे कि जो प्लांट है वो भविष्य में चल के, जैसे आगे उसमें फल लगने वाले हैं तो उसमें उस प्लांट में हैवी लोड उठाने की क्षमता हो। तो हम ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग कब किया जाता है, जब हम प्लांट लगाते हैं तो शुरुआती स्टेज में हम ट्रेनिंग करते हैं और बाद में क्या करते हैं, प्रूनिंग। तो अगर हैवी लोड हमें मतलब प्लांट का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो बढ़िया बनाना है तो ट्रेनिंग करना होगा। और प्रूनिंग क्या है, जुडिशियस रिमूवल ऑफ पार्ट्स लाइक रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स टू ऑब्टेन गुड एंड क्वालिटेटिव यील्ड। प्रूनिंग क्या है कि जब प्लांट पूरी तरीके से एकदम खड़ी हो जाती है तो हम उसमें रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट को कट पीट करके एक मतलब उसे एक इस तरह बनाते हैं कि वो अच्छा यील्ड दे पाए। जैसे प्रूनिंग का एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, इस पर यहाँ भी फल लग रहा है, यहाँ भी फल लग रहा है, यहाँ भी फल लग रहा है, यहाँ भी, तो एक ही स्टेम में 4 फल हैं, तो सबको न्यूट्रिएंट अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि उसमें से चलिए इसे रिमूव कर देते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं, तो अभी इस सिस्टम में 2 फ्रूट लगेंगे, दोनों को अच्छे खासे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, तो उतने ही न्यूट्रिएंट केवल इन दोनों को मिलेंगे तो अच्छा ग्रोथ होगा। तो फिर आते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का कौन कौन से मेथड है, तो इसमें
सबसे पहला मेथड है सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये जो सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है वो कहाँ कहाँ सूटेबल नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, हॉट एरिड प्लेसेस में नहीं कर सकते हैं, मतलब राजस्थान जैसे इलाके में इसे हम नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पे विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो सेंटर लीडर सिस्टम में क्या किया जाता है देख लीजिए। जैसे ये सॉल सरफेस है, यहाँ पे हमने पेड़ लगाया, इसमें हम क्या करते हैं, जो मेन ट्रंक है मतलब जो मेन स्टेम है उसे हम ग्रोन होने देते हैं, और जो उसे हम कट पिट कहीं नहीं करेंगे। फिर इसके बाद जो स्टेम्स निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे, जैसे एक ब्रांच यहाँ निकला, फिर इसके बाद ब्रांच यहाँ निकलेगा, मतलब जो ब्रांच है वो अल्टरनेट निकलेगा। जैसे एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ पे ब्रांच निकलेगा, मतलब अल्टरनेट रहेगा। एक फिर यहाँ निकलेगा, फिर ऐसे ही एक यहाँ निकलेगा, फिर ऐसे ही एक यहाँ निकलेगा। और इसमें क्या है कि जो नीचे वाले ब्रांचेस हैं वो बड़े होंगे, बड़े मतलब हम बड़े रखते हैं, और जो ऊपर वाले ब्रांचेस हैं उसे हम छोटे ही रखते हैं। तो यह सेंट्रल लीडर सिस्टम, इसमें हम मेन ट्रंक को काटते नहीं हैं। फिर आते हैं ओपन सेंटर सिस्टम में। इसमें क्या है, ये फ्रॉस्ट प्रोन एरिया के लिए सूटेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है ये देखते हैं। ओपन सिस्टम सेंटर सिस्टम कैसे करते हैं। जैसे ये सॉल सरफेस है, इस पर हमने पेड़ लगाया, और ये जो पेड़ है वो लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर हाइट गेन कर लिया, मतलब इतना तक गया। उसके बाद हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, ये हमने इसको कट कर दिया। अब होता क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर हम पेड़ को कहीं से काटते हैं तो ये साइड से ब्रांचेस निकलने लगती हैं। अब ये साइड से ब्रांचेस निकलने लगेंगी तो ये बॉल शेप का हो गया, मतलब एक कटोरे शेप का हो गया। इस तरह से ब्रांचेस निकलेंगी, तो ये है ओपन सेंटर सिस्टम। इसमें इस तरीके का होता है, इसमें हम मेन ब्रांच को काट देते हैं। और ये फ्रॉस्ट के लिए सूटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रॉस्ट प्रोन एरियाज़ में मतलब ये यहाँ पे देखिए सरफेस ज़्यादा हो गया है, सरफेस ज़्यादा हो गया तो फ्रॉस्ट इस पर ज़्यादा आएंगी, तो इस पेड़ को ज़्यादा नुकसान होगा। फिर मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में क्या करते हैं, इसमें हम जो सेंट्रल लीडर सिस्टम था उसी को मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें हम ओपन सेंटर सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम दोनों का यूज़ करते हैं। जैसे ये प्लांट है तो 4-5 साल तक हम इसे सेंट्रल लीडर सिस्टम की तरह ग्रोन होने देते हैं, मतलब जो मेन ट्रंक है वो बढ़ता रहता है खूब, जब ढेर सारा बढ़ जाता है फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। जब इसको हम कट कर देंगे तो फिर ये ओपन सेंटर सिस्टम की तरह ग्रोन होने लगेगा। ये ओपन सेंटर, तो इसमें ये सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम माना जाता है। तो इसमें हमने ओपन सेंटर सिस्टम का भी यूज़ किया, सेंट्रल लीडर सिस्टम का भी यूज़ किया। सेंट्रल अगर यही ओपन सेंटर सिस्टम होता तो क्या होता, हम इसको यहीं से कट कर देते हैं, मतलब शुरुआती वाले स्टेज में ही काट देते हैं। फिर आते हैं ट्रेनिंग सिस्टम फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स में किस तरह से ट्रेनिंग सिस्टम किया जाता है। ग्रेप्स में 3 प्रकार का है। हेड सिस्टम, ये क्या है, जो हेड वाला हेड सिस्टम है वो किस के लिए बेस्ट है, सुटेबल फॉर वे लेस विगरस कल्टीवार। तो जो मतलब ऐसी वैराइटीज़ ग्रेप्स की जो कि उतना विगरसली ग्रो नहीं करती हैं, मतलब खूब ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं, उसके लिए हम हेड सिस्टम यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सिंपल होता है और एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, खर्चीला भी नहीं होता है। निफिन सिस्टम क्या है, इसमें इसको हम 4 केन्स सिस्टम भी कहते हैं। टेलीफोन सिस्टम में क्या है, इसे 6 केन सिस्टम कहते हैं। ये फिर विगरस कल्टीवार के लिए बेस्ट है, मतलब डेंस क्रॉप अगर है, डेंस वैरायटी है कोई उसकी ग्रेप्स की, तो उसके लिए बेस्ट है। प्रूनिंग में क्या करते हैं, अभी हम देख लिए थे, रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स, मतलब ऐसे प्लांट पार्ट को रिमूव करते हैं, सूट्स रूट्स बर्ड्स एक्सेट्रा, जिससे कि हमें इल्ड बेटर और क्वालिटेटिव इल्ड मिले। और ये जो प्रूनिंग है वो प्लांट लाइफ के लेटर पार्ट में करते हैं, जब मतलब प्लांट एक अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया होता है तो हम इसे करते हैं, जिससे कि फ्रूट प्रोडक्शन अच्छा हो, जब फ्रूट और फ्लावर बियर करता हो प्लांट तब करते हैं। और प्रूनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, ट्रेनिंग का देख लिया। थिनिंग, इसमें थिनिंग में क्या करते हैं, सिलेक्टिव और कंप्लीट रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट। तो मतलब इसमें हम प्लांट पार्ट ऐसे प्लांट पार्ट जो कि थोड़ा अनडिजायरेबल हो गए, जिसमें फल फ्रूट नहीं लगता होगा, उसको हम थिनिंग कर देते हैं, उसे हम हटा देते हैं। रिंगिंग और गर्डलिंग क्या है, इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड ए सर्कुलर रिंग मेजरिंग अबाउट 3 सेंटीमीटर इन द लेंथ इज रिमूव टू hasten bearing by allowing greater accumulation of photosynthesis in upward portion of the plant। जैसे ये स्टेम है, यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर लेंथ तक हम यहाँ के जो रिंग होता है, मतलब ऊपर जो बार्क होता है, उसे हम रिमूव कर देंगे। इस रिमूव से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का अपवर्ड मतलब फोटोसिंथेसिस का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा अपवर्ड पोर्शन में, तो उससे प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा। और ये प्रैक्टिस किस में करते हैं, ये प्रैक्टिस ग्रेप्स में ज़्यादा करते हैं। नोचिंग क्या है, नोचिंग में हम मेकिंग अ नोज अबव अ बर्ड बाय रिमूविंग ए वेज शेप्ड पीस ऑफ बार्क इज टर्म्ड एज नोचिंग। तो जैसे ये स्टेम है, यहाँ एक बर्ड है, वेज शेप का मतलब होता है जैसे इस टाइप का शेप,
इस तरह से हम यहाँ से एक वेज इस तरह से हम कुछ शेप निकालेंगे यहाँ से, इसको हम कट करके निकाल देंगे। फिर इससे क्या होगा, इट चेक द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स एंड इनकरेज ग्रोथ। ये हार्मोन्स के प्रोडक्शन को अच्छा मतलब मेंटेन करेगा और हमारा ग्रोथ भी बढ़िया होगा प्लांट का। नोचिंग सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, ये फिग में, अंजीर में ज़्यादातर करते हैं। लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, तो ऑर्चर्ड जो हम बना रहे हैं उसका सिस्टम, उसका कुछ सिस्टम होता है, वो कैसा होना चाहिए, मतलब इसका प्लांटिंग सिस्टम क्या होगा और प्लांटिंग डिस्टेंस क्या क्या रखते हैं ऑर्चर्ड में। तो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में है सबसे पहला स्क्वायर सिस्टम। ये सबसे सिंपलेस्ट और वाइडली अडॉप्टेड है, पॉपुलर मेथड है प्लांटिंग में। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड रो टू रो रेशियो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आर केप्ट सिमिलर। तो जो रो से रो का डिस्टेंस होता है और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस होता है वो सेम रखते हैं। मतलब अगर जैसे ये देखिए, ये एक रो है और ये एक इनमें प्लांट है, ये प्लांट है और ये प्लांट है। ये दो, इन दोनों के बीच में अगर हम 3 मीटर रख रहे हैं तो ये प्लांट के बीच में भी हम 3 मीटर ही डिस्टेंस रखेंगे। तो यही है, छोटा सा बता दिया। प्लांट्स आर प्लांटेड एग्जैक्टली एट राइट एंगल एट ईच कॉर्नर। तो इसमें क्या है, जैसे ये स्क्वायर होता है तो इसमें हम प्लांट को, जैसे एक प्लांट को हम यहाँ रखेंगे, ये राइट एंगल बनता है यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे एक प्लांट को लगा दिए, एक यहाँ पे प्लांट को लगा दिए, इस तरह से इस कॉर्नर पे, मतलब हर राइट एंगल पे हम कॉर्नर पे हम एक प्लांट को लगा देते हैं। तो इसमें अगर हमें पर हेक्टेयर के हिसाब से प्लांट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है 10,000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये 10,000 क्या है, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू या तो आर इंटू आर है या फिर पी इंटू पी, मतलब रो का जो, जैसे रो हम रख रहे हैं तो ये आर से क्या है, रो है, पी से प्लांट के बीच में प्लांट का डिस्टेंस बता रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं तभी ये हमें क्लियर होने वाला है। जैसे 1 हेक्टेयर में हमें प्लांट लगाना है, तो अमरूद का मान लीजिए प्लांट लगाना है 1 हेक्टेयर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम रो की स्पेसिंग रख रहे हैं 10 मीटर। 10 मीटर मतलब 10 मीटर पे हम एक एक प्लांट को लगा रहे हैं। तो आर इंटू आर है, तो 10 × 10, ये 10 × 10 कर देंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आगे आंसर हमारा 100। मतलब अगर हम 1 हेक्टेयर में अमरूद की प्लांटिंग करते हैं और रो टू रो डिस्टेंस हम 10 मीटर रखते हैं या फिर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम 10 मीटर रखते हैं, तो कितने प्लांट आएंगे टोटल, 100 प्लांट, मतलब 100 प्लांट हम उसमें लगा सकते हैं। फिर आते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम में। इसमें क्या है कि मोर प्लांट्स कैन बी प्लांटेड एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम से ज़्यादा इसमें प्लांट लगता है। रेक्टेंगुलर वाले सिस्टम में स्क्वायर प्लांट से ज़्यादा सिस्टम लगता है। इसमें जो रो टू रो स्पेसिंग होगी वो ज़्यादा होगा और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग उससे कम होगा। और इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने का फार्मूला क्या है, 10,000 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। अब ये इससे भी न्यूमेरिकल देख लिया जाए। जैसे 1 हेक्टेयर में हमें प्लांट लगाना है, मतलब ये 10,000 ले लिया। इसके बाद एक्स क्या है, एक्स है रो टू रो डिस्टेंस। तो रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा रखना है तो हमने 10 मीटर रख लिया, इंटू प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखा जाए, 5 मीटर। कैलकुलेशन ईजी रहेगा। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से ये आएगा कितना, 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 10, नहीं 5 दूनी 10, 0 0 200। मतलब अगर हम 1 हेक्टेयर में अमरूद लगा रहे हैं और रेक्टेंगुलर सिस्टम से, और रो टू रो स्पेसिंग है 10 मीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है 5 मीटर, तो टोटल कितने प्लांट आएंगे, 200 प्लांट्स आएंगे। अब आते हैं हेक्सागोनल और इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम। ये क्या है, इसमें जो हेक्सागोनल सिस्टम है वो उसमें स्क्वायर सिस्टम से लगभग 15% प्लांट ज़्यादा लग जाता है। मतलब अगर स्क्वायर सिस्टम में 100 प्लांट लग रहा है तो हेक्सागोनल सिस्टम से लगाएंगे तो उसमें 115 प्लांट लग जाएगा। प्लांट्स आर प्लांटेड एट कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें देखिए कैसे लगाते हैं, जैसे हेक्सागोनल पहले देख लिया जाए। और इससे फर्टाइल लैंड ज़्यादा चाहिए, मतलब फर्टाइल लैंड होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंटेंस मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड डिफिकल्ट टू ले आउट। इंटेंस मेथड का क्या मतलब है, ये काफ़ी डेंसली प्लांटेड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स लग जाते हैं। तो जैसे ये है हेक्सागोन, ये है हेक्सागोन, इसके 6 साइड्स हैं, एक सेंटर बना लेते हैं। इसमें ये हो गया, ये थोड़ा डायग्राम उल्टा उल्टा हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है हेक्सागोन या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले जान लीजिए क्या होता है, इसमें तीनों साइड्स, मतलब ये जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो जैसे ये तीनों साइड्स हैं ना, इसमें ये तीनों साइड्स हैं वो बराबर हैं। और ये इसमें कितने टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि
जो प्लांट्स होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कॉर्नर पे लगेंगे। जैसे ये एक कॉर्नर है तो एक प्लांट यहाँ लगेगा, एक प्लांट यहाँ लगेगा, एक प्लांट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ। इस तरह से यहाँ पे प्लांट लगता है और मैक्सिमम यूज, और एक यहाँ भी तो लगेगा, ये भी तो कॉर्नर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो मतलब यहाँ पे प्लांटिंग ज़्यादा हो जा रही है, बहुत ही डेंस प्लांटिंग हो जा रही है। फिर आते हैं क्वीन कॉन्स सिस्टम पे, जिसको डायगोनल या फिर फिलर सिस्टम भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अभी मालूम चल जाएगा। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड होने चाहिए, फर्टाइल सॉइल होने चाहिए। और इसमें क्या है, ये जो मेथड है वो स्क्वायर सिस्टम की तरह ही है, लेकिन इसमें एक जो स्क्वायर का सेंटर होता है उसमें हम एक एडिशनल फिलर प्लांट लगाते हैं। अब इसको भी देखते हैं क्या होता है इसके। इसमें लगभग स्क्वायर मेथड की कंपेरिजन में डबल नंबर ऑफ प्लांट लग जाते हैं। मतलब अगर स्क्वायर नंबर में 100 प्लांट लग रहा है पर हेक्टेयर में, तो इसमें लगभग 180 या फिर 190 प्लांट लग जाते हैं। मोस्ट कॉमन फिलर प्लांट कौन कौन से हैं? पपाया, बनाना, डेट पाम। सेंटर पे कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं हम? बनाना, पपाया, डेट पाम। और जो फिलर प्लांट से हमें मिलता है क्या है, एडिशनल इनकम मिल जाता है। और कब मिलता है? जब हमारा जो मेन प्लांट है वो नॉन बेयरिंग स्टेज में हो। तो इसको किस तरह लगाते हैं देखते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर सिस्टम में क्या था, एक यहाँ लगा रहे थे, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब राइट एंगल पे। अब इसमें क्या है, जो ये जो डायगोनल बनेगा इसे डायगोनल बोलते हैं, इसे डायगोनल बोलते हैं। और जो फिलर प्लांट है उसे हम यहाँ इस जगह पे लगाते थे, मतलब स्क्वायर के सेंटर पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम पपाया, बनाना, डेट पाम लगा सकते हैं, हमें एडिशनल इनकम मिलेगा। अब ये कंटूर सिस्टम क्या होता है, ये हिली एरियाज़ में मतलब इसे अडॉप्ट किया जाता है और इसमें जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये ट्रायंगुलर सिस्टम क्या है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ये सबसे बढ़िया सिस्टम है। और जैसे अम्रपाली वैरायटी है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये अम्रपाली के लिए सबसे बेस्ट है। कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप, तो कुछ फ्रूट क्रॉप के लिए प्रोपगेशन मेथड देख लिया जाए क्या क्या है। जैसे सिट्रस में, सिट्रस की प्रोपगेशन कैसे करते हैं, सीड्स या फिर एयर लेयरिंग द्वारा। ग्रेप में एयर लेयरिंग तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे होता है। ग्रेप की प्रोपगेशन कैसे करते हैं, हार्डवुड कटिंग से। पोमोग्रेनेट में कटिंग या फिर एयर लेयरिंग से। टी में सॉफ्टवुड कटिंग से। ये सब केवल याद करने लायक है, इसमें केवल ये लीची वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एयर लेयरिंग या फिर एयर लेयरिंग को गुट्टी भी बोलते हैं। गुआवा को स्टूलिंग से करते हैं, बनाना को स्वाट सकर से, डेट पाम को ऑफसूट या फिर सकर से, पाइनएप्पल को सकर या फिर स्लिप से, स्ट्रॉबेरी को रनर से, आंवला को टी बडिंग या फिर पैच बडिंग से। फिर ये है बेल को पैच बडिंग या फिर सीड से। फिर बेर को रिंग एंड टी बडिंग से, कस्टर्ड एप्पल को टी बडिंग से, सपोटा को इनार्चिंग मेथड से, रोज़ एप्पल को सीड बडिंग, और फिर ये जो पपाया, फालसा, काफ़ी, जामुन है इनको सीड से कर देते हैं। ये सब याद करने वाला है, इसे याद कर लीजिए। अब फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स ये सब देखे जाएँ मतलब साइंटिफिक नेम के साथ। तो ये पाइनएप्पल की फैमिली क्या है, ब्रोमेलिएसी। और बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है अनानास कोमोसस, अनानास कोमोसस। कैसी मतलब काजू का क्या है फैमिली, एनाकार्डियेसी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटिली। कस्टर्ड एप्पल का फैमिली क्या है, एनोनेसी। और इसका ये क्या है, एनाकार्डियम स्क्वामोसा। करौंदा का क्या है फैमिली, एपोसाइनेसी। और साइंटिफिक नेम क्या है, केरिसा करंदस। एवोकाडो का फैमिली है लॉरेसी। और साइंटिफिक नेम क्या है, पर्सिया अमेरिकाना, पर्सिया अमेरिकाना। और फिग अंजीर का देख लिया जाए फैमिली क्या है, मोरेशी। साइंटिफिक नेम फिकस केरिका। स्ट्रॉबेरी का क्या है फैमिली, स्ट्रॉबेरी का है रोसेसी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फ्रेगेरिया एनानासा। बेल का क्या है फैमिली, रूटेशी। ये सब केवल याद करने वाला, इसमें कुछ बताना नहीं है। एक्ली मार्मेलोज। लीची का क्या है, सेपिनडेसी, लीची चाइनेंसिस। फलसा का क्या है, टिलियसी ग्रे। और साइंटिफिक नेम ग्रेविया सब इन इक्वेलिस, बहुत ही गंदा नाम है। कॉफ़ी का रूबिएसी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉफिया रोबस्टा, कॉफिया रोबस्टा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम फ्रूट प्रोडक्शन को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।